नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरें अब तक और मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज हम बात करेंगे बिहार सत्ता के महापरिवर्तन की, राजनीति और शिक्षा के गलियारों में मचे हड़कंप की, ट्रंप और मोदी के बीच फोन पर हुई बातचीत की और आखिर में ग्रेटर नोएडा के उस संग्राम की जहां मजदूरों के हक के लिए उठी आवाज ने प्रशासन को हंटर चलाने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन इन सभी खबरों को विस्तार से जानने से पहले चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सम्राट चौधरी ने ली बिहार मुख्यमंत्री पद की शपथ, विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव बने डिप्टी सीएम। अमित शाह ने जलपाईगुड़ी में चुनावी जनसभा को किया संबोधित, टीएमसी पर साधा निशाना। आप सांसद अशोक मित्तल के ठिकानों पर ईडी का छापा, राघव चड्ढा की जगह बनाए गए थे डिप्टी लीडर। टकसाल सिनेमा शूट आउट मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, अभय सिंह समेत सभी आरोपी बरी। पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से झटका, तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। नोएडा हिंसा में अब तक 396 उपद्रवी अरेस्ट, श्रमिकों को भड़काने वाले रडार पर। नासिक टीसीएस धर्मांतरण केस में सामने आया मलेशिया लिंक, जांच तेज। एमपी 10वीं बोर्ड के नतीजे घोषित, पन्ना की प्रतिभा सोलंकी बनी टॉपर। सोने चांदी की कीमतों में उछाल, सोना 1,55,000, चांदी 2,55,000 के करीब। शेयर बाजार में बढ़त के साथ क्लोजिंग, सेंसेक्स 1,264 अंक चढ़ा, निफ्टी 24,200 के पार। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात करते हैं आज के पहले मुद्दे के बारे में। तारीख 15 अप्रैल 2026 का वक्त सुबह के 10:50। ये वो समय था जब बिहार की सत्ता की धुरी आज हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। जिस कुर्सी पर 2 दशकों तक नीतीश कुमार का शासन रहा, आज वहां पगड़ी बांधने वाले सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रच दिया है। ये सिर्फ एक नेता का शपथ ग्रहण नहीं, बल्कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के उस जूनियर पार्टनर वाले टैग का अंत है जिसे पार्टी पिछले कई दशकों से ढो रही थी। गठबंधन वही, साथी वही, बस अब ड्राइविंग सीट बदल गई है। जी हां, जहां नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद बिहार को अपना 24वां मुख्यमंत्री मिल गया है। सम्राट चौधरी ने सूबे के मुखिया के तौर पर शपथ लेकर सम्राट युग की शुरुआत कर दी है। आइए जानते हैं इस महाबदलाव की पूरी इनसाइड स्टोरी। आज बुधवार सुबह 10:50 पर पटना के लोक भवन में सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने सम्राट चौधरी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वहीं इस समारोह में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, चिराग पासवान, नीतीश कुमार और एनडीए के सभी विधायक शामिल थे। वहीं सम्राट बिहार में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री बनकर इतिहास रच चुके हैं। वहीं सत्ता के इस नए समीकरण में जेडीयू ने जूनियर पार्टनर की भूमिका स्वीकार करते हुए अपने 2 सबसे अनुभवी चेहरों को मैदान में उतारा है, जिन्हें सूबे का डिप्टी सीएम बनाया गया है। विजय कुमार चौधरी 7 बार के विधायक और नीतीश के सबसे भरोसेमंद, विजेंद्र प्रसाद यादव सुपौल के कद्दावर नेता और अनुभवी प्रशासक। खास बात यह है कि 57 साल के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास अपने से कहीं ज्यादा उम्रदार 2 अनुभवी डिप्टी सीएम का साथ होगा। वहीं शपथ लेने के बाद विजय कुमार चौधरी के सुरों में अपने नेता के प्रति अटूट वफादारी दिखी। उन्होंने मीडिया से कहा कि भले ही नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन जेडीयू के लिए वे सुप्रीम हैं। उन्होंने भावुक होते हुए कहा, नीतीश कुमार ने विकास की जो लकीर खींची है वह अद्वितीय है। हम उन्हीं के बताए रास्ते पर चलकर सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार की सेवा करेंगे। ऐसे में उनका ये बयान साफ करता है कि सरकार भले ही बदल गई हो, लेकिन जेडीयू के लिए वैचारिक धुरी आज भी नीतीश कुमार ही हैं। आपको बता दें, सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री की कुर्सी तक का सफर किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। 16 नवंबर 1968 को मुंगेर में जन्मे सम्राट को राजनीति विरासत में मिली। उनके पिता शकुनी चौधरी 7 बार के विधायक और सांसद रहे। सम्राट चौधरी 1990 में आरजेडी के साथ रहे और 1999 में राबड़ी सरकार में सबसे युवा मंत्री बने। वहीं 2017 में बीजेपी में शामिल हुए और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। दरअसल कुर्मी समुदाय से आने वाले सम्राट को भारतीय जनता पार्टी की ओबीसी
आउटरीच रणनीति का मास्टरमाइंड माना जाता है। 2023 में प्रदेश अध्यक्ष और 2024 में डिप्टी सीएम बनने के बाद अब वे सीधे टॉप पर पहुंच गए हैं। आपको बता दें, बीते मंगलवार को जब नीतीश कुमार अपने आवास से पैदल चलकर इस्तीफा देने पहुंचे तो ये एक युग का अंत था। नीतीश अब राज्यसभा के सदस्य हैं और सरकार को बाहर से मार्गदर्शन देंगे। हालांकि सियासी गलियारों में चर्चा थी कि नीतीश के बेटे निशांत कुमार डिप्टी सीएम बन सकते हैं, लेकिन निशांत ने फिलहाल संगठन को मजबूत करने और बिहार भ्रमण करने का फैसला किया है, लेकिन भविष्य में उनके सरकार में शामिल होने की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सम्राट के नाम पर मोहर लगाकर ये साफ कर दिया है कि पार्टी अब बिहार में किसी के कंधे पर सवार होने के बजाय खुद ड्राइविंग सीट पर रहेगी। सम्राट चौधरी ने शपथ के बाद कहा कि ये पद नहीं, सेवा का मौका है। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में हम विकसित बिहार 2047 के संकल्प को पूरा करेंगे। जाहिर है, बिहार अब एक नए राजनीतिक प्रयोग के दौर में है। जहां 20 साल से नीतीश कुमार का एक छत्र राज था, वहां अब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार है। सम्राट चौधरी के सामने चुनौती बड़ी है कि उन्हें न केवल नीतीश कुमार द्वारा खींची गई विकास की बड़ी लकीर को आगे बढ़ाना है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के 79 विधायकों के भरोसे को भी बरकरार रखना है। विपक्ष जहां से अवसरवाद कह रहा है, वहीं एनडीए के कार्यकर्ता इसे नए बिहार कह रहा है। फिलहाल लोक भवन से निकली ये लहर पूरे बिहार की राजनीति को कितना मत्ती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि बिहार में अब चौराहट का रंग रूप तरह भगवा हो चुका है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगले मुद्दे की तरफ। पंजाब की राजनीति से आज एक बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई। जी हां, राजनीति और शिक्षा के गलियारों में उस वक्त हड़कंप मच गया जब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की गाड़ियों का काफिला आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर अशोक मित्तल के ठिकानों पर जा थमका। सुबह की पहली किरण के साथ ही ईडी ने जालंधर, फगवाड़ा और गुरुग्राम समेत 8 से 9 ठिकानों पर धावा बोल दिया। ये रेड सिर्फ एक चांसलर के घर पर नहीं, बल्कि राज्यसभा में आपके नवनियुक्त डिप्टी लीडर के रसूख पर चोट मानी जा रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये करोड़ों के फंड की हेराफेरी का मामला है या फिर विदेशी मुद्रा कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं। आइए जानते हैं इस ऑपरेशन ईडी के पीछे की पूरी कहानी को। दरअसल आज बुधवार की सुबह जब दुनिया जाग रही थी, तब केंद्रीय जांच एजेंसियों के अधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल के आवास, फार्म हाउस और उनके ड्रीम प्रोजेक्ट लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के दफ्तरों में फाइलें खंगाल रहे थे। जांच की आंच सिर्फ सांसद तक ही नहीं सीमित रही, बल्कि उनके बेटे के ठिकानों को भी लपेटे में ले लिया गया। सूत्रों की माने तो ये पूरी कार्रवाई FEMA यानी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के कथित उल्लंघन और यूनिवर्सिटी फंड में संदिग्ध वित्तीय अनियमितताओं को लेकर की जा रही है। ईडी को शक है कि यूनिवर्सिटी में आने वाले निवेश और दान में विदेशी मुद्रा कानूनों को ठेंगे पर रखकर आया है। अधिकारी अब डिजिटल सबूतों, बैंक स्टेटमेंट और गुप्त दस्तावेज के जरिए ये पता लगाने में जुटे हैं कि क्या शिक्षा के मंदिर की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग का खेल चल रहा था। वहीं जैसे ही छापेमारी की खबर फैली, आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया। पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल से लेकर पंजाब मुख्यमंत्री भगवत मान तक सबने बीजेपी की चुनावी तैयारी करार दिया। अरविंद केजरीवाल ने बार करते हुए कहा कि मोदी जी ने पंजाब चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। पंजाब के लोग ये तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में करारा जवाब देंगे। वहीं सीएम भगवंत मान ने शायराना हमला करते हुए 2 टूक कह दिया। हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे, आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। उन्होंने इसे टिपिकल मोदी स्टाइल की राजनीति बताया। इतना ही नहीं, राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि जहां चुनाव होते हैं, भारतीय जनता पार्टी अपनी अग्रम सेना यानी ईडी को पहले ही भेज देती है।
आपको बता दें, अशोक मित्तल कोई मामूली नाम नहीं है। वे एक पेशेवर चार्टर्ड अकाउंटेंट और लॉ ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने लवली ग्रुप को फर्श से अर्श तक पहुंचाया। हाल ही में आम आदमी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा में राघव चड्ढा की जगह डिप्टी लीडर बनाकर सबको चौंका दिया था। ऐसे में कहा जा रहा है कि उनकी इस बढ़ती ताकत और रसूख के कारण ही वे अब जांच एजेंसियों की रडार पर आ गए हैं। हालांकि मित्तल खुद इसे एक सामान्य प्रक्रिया बता रहे हैं और पार्टी के भीतर किसी भी तरह की खींचतान से इनकार कर रहे हैं। वहीं इस रेड के बाद अब सवाल ये उठता है कि क्या ईडी को वाकई कुछ ऐसे पुख्ता सबूत मिले हैं जो अशोक मित्तल की मुश्किलें बढ़ा देंगे, या फिर ये मामला सिर्फ फाइलों की धूल झाड़ने तक ही सीमित रहेगा। पंजाब की सियासत में ईडी की एंट्री ने ये तो साफ कर दिया है कि आने वाले चुनाव बेहद दिलचस्प और विवादों से भरे होने वाले हैं। एक तरफ भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का दावा, तो दूसरी तरफ विपक्षी शिकार का आरोप। जांच जारी है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और राजनीतिक गलियारों में धड़कनें तेज हैं। अब देखना यह होगा कि एलपीयू के चांसलर इस कानूनी चक्रव्यूह से बेदाग बाहर निकलते हैं या फिर ईडी का ये शिकंजा आपकी राजनीति में कोई नया मोड़ लेकर आएगा। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में रुक करते हैं अगले मुद्दे की तरफ। जब दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें 40 मिनट तक फोन पर हों, तो समझ लीजिए कि ग्लोबल पॉलिटिक्स का नक्शा बदलने वाला है। जी हाँ, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन लगाया और ये बातचीत कोई औपचारिक शिष्टाचार भर नहीं थी, बल्कि पूरे 40 मिनट तक चली इस मैराथन कॉल ने वैश्विक राजनीति के गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। एक तरफ पश्चिम एशिया सुलग रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान के साथ शांत वार्ता पटरी से उतर चुकी है। ऐसे में ट्रंप का मोदी को याद करना और ये कहना कि हम सब आपसे प्यार करते हैं, बड़े कूटनीतिक बदलावों का संकेत है। वही सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या भारत अब ईरान और अमेरिका के बीच मचे इस महायुद्ध को शांत कराएगा। आइए इस पूरी इनसाइड स्टोरी को विस्तार से समझते हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच हुई इस बातचीत का केंद्र स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ रहा। ये वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल और गैस के लिए गुजरता है। ईरान इस नियंत्रण की जिद पकड़ रखी है, तो वहीं ट्रंप इसे खुला रखने के लिए अपनी नौसेना का पहरा लगा दिया है। आपको बता दें, इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता नाकामयाब होने के बाद ट्रंप ने बड़ा कदम उठाया। अमेरिकी नौसेना अब अरब सागर के मुहाने पर ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी कर दी है। ट्रंप का सीधा संदेश है कि अगर हमारा जहाज नहीं निकलेगा तो तुम्हारा भी कोई जहाज बाहर नहीं जाएगा। ट्रंप इस नाकेबंदी के जरिए ईरान की आर्थिक कमर तोड़ना चाहते हैं, लेकिन इस खेल में वो दुनिया भर में अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं। वहीं इस विवाद में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ट्रंप के पुराने साथी यानी नाटो और यूरोपीय देशों ने इस सैन्य दखल से खुद को पूरी तरह अलग कर लिया है। अमेरिका के इतिहास में शायद ही पहली बार ऐसा हुआ कि किसी सैन्य अभियान में उसे अपनों का ही साथ नहीं मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर चीन इस नाकेबंदी से पूरी तरह तिलमिला गया है, क्योंकि ईरान से सबसे ज़्यादा तेल और गैस चीन ही खरीदता है। ऐसे में अगर हॉर्मुज़ का रास्ता बंद होता है तो चीन की फैक्ट्रियां ठप हो सकती हैं। इसीलिए चीन ने ट्रंप के इस कदम को गैर जिम्मेदाराना और खतरनाक करार दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि ये कदम नाजुक युद्ध विराम को पूरी तरह तबाह कर देगा। कहा जा रहा है कि ट्रंप इस वक्त काफ़ी दबाव में हैं, युद्ध लंबा खिंच रहा है, दो साथ छोड़ रहे हैं और चीन दुश्मन बना बैठा है। ऐसे में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसकी साख दोनों तरफ मजबूत है। दरअसल भारत के ईरान के साथ ऐतिहासिक और व्यापारिक संबंध हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर लगातार ईरान नेतृत्व के संपर्क में हैं। ऐसे में ट्रंप जानते हैं कि अगर भारत कोई बात कहेगा तो ईरान उसे हल्के में नहीं लेगा। वहीं अमेरिका भारत को अपना सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक साझेदार मानता है। इसीलिए ट्रंप ने बातचीत के अंत में दिल खोलकर मोदी के प्रति अपना लगाव जाहिर किया। इतना ही नहीं, इस फोन कॉल के तुरंत बाद भारत में अमेरिका राजदूत सर्जियो गौर ने एक और बड़ा धमाका किया। उन्होंने संकेत दिया कि आने वाले दिनों में भारत और अमेरिका के बीच ऊर्जा सहित कई क्षेत्रों में बड़े सौदों की घोषणा होने वाली है।
हालांकि उन्होंने विस्तार से कोई बात नहीं की, लेकिन उनके शब्दों में छिपा उत्साह बता रहा है कि भारत इस संकट के बीच कुछ बड़ी कूटनीतिक और आर्थिक जीत हासिल करने वाला है। ये इस साल दोनों नेताओं के बीच तीसरी बातचीत थी, जो साफ दिखाती है कि वैश्विक संकटों के समाधान के लिए अब वाशिंगटन की नजरें हमेशा नई दिल्ली की ओर टिकी रहती हैं। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या दुनिया एक बार फिर भारत की सॉफ्ट पावर का लोहा मानेगी। 40 मिनट की इस बातचीत ने यह तो साफ कर दिया है कि पश्चिम एशिया के संकट का समाधान अब केवल बंदूकों से नहीं बल्कि उस कूटनीतिक मेज पर निकलेगा जहां भारत मौजूद है। ट्रंप की नाकेबंदी, चीन की बौखलाहट और यूरोप की चुप्पी के बीच पीएम मोदी का संतुलित रुख ही इस विश्व युद्ध जैसी स्थिति को टाल सकता है। अब सबकी नजरें इस बड़े सौदे पर टिकी हैं जिनका जिक्र अमेरिकी राजदूत ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का कद अब उस ऊंचाई पर है जहां महाशक्तियां भी हाथ जोड़कर सहयोग मांग रही हैं। कूटनीति के इस शतरंज में अगली चाल किसकी होगी, ये देखना बेहद रोमांचक होगा। खैर, जाते जाते आपको आज के एक और अहम मुद्दे से रूबरू कराते हैं। ग्रेटर नोएडा की सड़कों पर इन दिनों नारों की गूंज है। एक तरफ वो कर्मचारी हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं और दूसरी तरफ वो मैनेजमेंट जो सरकारी आदेशों को ताक पर रख कर बैठा है। जहां छात्र अपना भविष्य बनाने आते हैं, उसी यूनिवर्सिटी के कर्मचारी आज अपने वर्तमान के लिए सड़क पर उतर आए हैं। जी हां, मजदूरों के बाद नोएडा में वेतन वृद्धि और ओवर टाइम्स के बकाया भुगतान को लेकर कर्मचारियों ने यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर डेरा डाल दिया है। माफ करिएगा, डेरा डाल दिया है। माहौल इतना गर्मा गया है कि पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा है। लेकिन खबर सिर्फ प्रदर्शन की नहीं है, खबर डीएम मेधा रूपम के उस हंटर की भी है जिसने अब इन एजेंसियों की धड़कनें बढ़ा दी हैं जो श्रमिकों का हक मार रही हैं। जी हां, डीएम मेधा रूपम ने साफ कह दिया है, अगर मजदूरों का हक मारा गया तो बीच का रास्ता नहीं बल्कि सीधे ब्लैक लिस्टेड का रास्ता खुलेगा। वहीं यूनिवर्सिटी के बाहर कर्मचारियों का उग्र प्रदर्शन लगातार जारी है। कर्मचारियों का सीधा आरोप और गंभीर है कि उनसे गधे की तरह ओवरटाइम कराया जाता है, लेकिन जब पैसे देने की बात आती है तो मैनेजमेंट चुप्पी साध लेता है। कर्मचारियों की मांग साफ है कि सैलरी में सम्मानजनक बढ़ोतरी की जाए और ओवरटाइम का भुगतान दुगना किया जाए। कर्मचारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री की हाई पावर कमेटी पहले ही वेतन बढ़ाने का आदेश दे चुकी है, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन इन आदेशों को कूड़ेदान में डाल चुका है। आपको बता दें, मैनेजमेंट ने अभी तक इस आग को बुझाने के लिए कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। ऐसे में नोएडा में बढ़ते उपद्रव और श्रमिकों के गुस्से को देखते हुए जिलाधिकारी मेधा रूपम ने अब मोर्चा खुद संभाल लिया है। उन्होंने संविदा कारकों और आउटसोर्सिंग एजेंसियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की और साफ शब्दों में डेथ वारंट जारी कर दिया। डीएम के सख्त निर्देश की अगर किसी एजेंसी ने श्रमिकों को उनका हक नहीं दिया या उनके व्यवहार के कारण उपद्रव हुआ तो उस एजेंसी को तुरंत ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा और लाइसेंस को भी रद्द किया जाएगा। डीएम ने साफ कर दिया है कि सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन से 1 रुपया भी कम नहीं चलेगा। सारा भुगतान चेक या बैंक ट्रांसफर के जरिए होगा। कैश के नाम पर कोई खेल नहीं चलेगा। फिलहाल यूनिवर्सिटी के बाहर स्थिति को काबू में रखने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की सारी तैनाती की गई है। माफ करिएगा, भारी तैनाती की गई है। पुलिस अधिकारी दोनों पक्षों के बीच मीडिएटर बनने की कोशिश कर रहे हैं। देखा जाए तो ग्रेटर नोएडा का ये प्रदर्शन अब सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का मामला नहीं रह गया, बल्कि ये पूरे जिले की आउटसोर्सिंग व्यवस्था पर एक बड़ा सवालिया निशान है। डीएम मेधा रूपम के सख्त तेवरों ने साफ कर दिया है कि अब जुगाड़ से काम नहीं चलेगा, नियमों का पालन करना ही होगा। ऐसे में यूनिवर्सिटी प्रशासन के लिए अब चुनौती बढ़ गई है कि या तो वे कर्मचारियों की मांगे माने या फिर प्रशासन की कड़ी कार्रवाई का सामना करें। तो आज खबरें अब तक में हमने देखा कैसे बिहार में सम्राट युग के आगाज के साथ सत्ता की ड्राइविंग सीट बदल चुकी है, तो दूसरी तरफ पंजाब में ईडी की कार्रवाई ने सियासी गलियारों में बेचैनी पैदा कर दी है। ट्रंप और मोदी की इस 40 मिनट की बातचीत ने साफ कर दिया है कि दुनिया के किसी भी बड़े संकट का समाधान अब भारत की कूटनीतिक मेज के बिना नामुमकिन है। माफ करिएगा, मुमकिन नहीं है।
वहीं ग्रेटर नोएडा में श्रमिकों का ये आक्रोश उन तमाम संस्थानों के लिए चेतावनी है जो नियमों को ताक पर रखकर काम कर रहे हैं। फिलहाल खबरें अब तक में आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी नई खबरों और उनके पीछे छिपे बड़े सच के साथ। तब तक आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। नमस्कार।